तो अभी हम लोग एक ऐसे प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे जिसका डिफ़िकल्टी लेवल और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होगा, उसके कारण हम लोग इस प्रॉब्लम को IIT JEE एडवांस्ड के प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा खासा मटेरियल मान सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ा देंगे और फिर हम लोग उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन लिया गया है इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स किताब से। उस किताब का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 256 था। ये यहाँ पर सिनेरियो आप देखें, ये एक सिलेंडर है जिस सिलेंडर का मास स्मॉल लेटर m है। ये दो हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स, ये एक प्लैंक, ये दूसरा प्लैंक, दो हॉरिजॉन्टल प्लैंक के ऊपर इस तरह से सिचुएटेड है। एक थ्रेड जो है, थ्रेड को इस तरह से वाइंड किया गया है, इस सिलेंडर के चारों तरफ टाइटली वाइंड किया गया है और उसका एक एंड, लूज एंड, नीचे इस तरह से लटक रहा है। अब जो हैंगिंग एंड है, ये वाला हैंगिंग एंड जो है, इसमें एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है नीचे की तरफ। उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा नीचे होगा। देखिए, इसे आप पुल करेंगे तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के कारण ये आगे बढ़ेगा। फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हम मैक्सिमम कितना फोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि ये सिलेंडर जो है ये इस तरह से स्लिप ना करे। इन दो प्लैंक्स के ऊपर जो सिचुएटेड है, ये इस तरह से स्लाइड करे ताकि ये स्लिप ना करे, डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी स्लाइडिंग, ये स्लाइड ना कर जाए। मतलब यहाँ पर ऐसे घूमते हुए ये जो आगे इस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे यहाँ पर एक ही जगह पे इस तरह से स्लाइड न कर जाए, ये इसी तरह से रोल करते हुए आगे बढ़े। ये सवाल में कहा गया है ऐसा हो तो हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जो हम लोग अप्रोच करेंगे, हाँ, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है। इस सिलेंडर और प्लैंक के बीच जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K है। और साथ ही साथ जब हम मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के कारण इस सिलेंडर को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। ऑब्वियसली मैक्सिमम फोर्स जब अप्लाई करेंगे वहाँ पर एक्सेलरेशन भी उस केस में मैक्सिमम होगा। दैट्स वाई W मैक्स। हम लोग W की जगह A लेके चलेंगे, यहाँ पर A लेके चलेंगे हम लोग, A मैक्स हमें पता करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता करना है। एंड देन हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सारे सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में कहा गया है। इस बॉडी का मास कहा गया है m है, और चूंकि ये सिलेंडर है तो तुरंत हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बॉडी घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन होगा। तो मैं अभी लिख के रख देता हूँ। एंड इसका रेडियस लेट अस से R, कैपिटल R कहा गया है क्या? ओके, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस लेट अस से दैट इज सेंटर, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हम लोग रेडियस कहेंगे। दैट रेडियस इज R। यहाँ पर फोर्स जो है सीधे नीचे की तरफ लग रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे ना, फोर्स को थोड़ा स्लैंट लगाएंगे, जैसे कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाते हुए, थीटा, लेट अस से थीटा एंगल बनाते हुए वो फोर्स अप्लाई होगा। इस केस में यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट और यहाँ पर एंगल जो है ये थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ इस जगह पे कांटेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा। ये हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में, मतलब इसी वीडियो में, इसे सॉल्व करने के बाद उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो फोर्स लगा इस पे नीचे की तरफ F, और यहाँ पर रेडियस जो है इसका R है। दैट्स वाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m/2 बिकॉज दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर। अब एक और चीज़ देखिए, और भी फोर्स यहाँ पर अप्लाइड होगा, यहाँ पर और भी फोर्स जो है वो अप्लाइड होगा। जैसे कि इसके मास के कारण इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स अप्लाई होगा,
और ऑब्वियसली जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जो इस प्लैंक के साथ कांटेक्ट में है उसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर अप्लाइड होगा। देखिए दो प्लैंक्स है, यहाँ पर दो प्लैंक्स है। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन n है और यहाँ पर भी कांटेक्ट पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन n है। तो इससे क्या होगा ना, हम लोग दो बार n को कंसीडर करेंगे। दैट मीन आप देखिए आधा असर यहाँ पर पड़ रहा है, आधा असर यहाँ पर पड़ रहा है। पहले तो हम स्प्लिट करके इसे दो पार्ट में कंसीडर करेंगे, फिर सारे कैलकुलेशन करके असर को, फिर दोनों का असर जोड़ना पड़ेगा हमें। अल्टीमेटली बात बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग एक ही यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करते हुए चलेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब कार ड्राइव करता है एक रोडवे में या रोड में कार ड्राइव करता है तो कार का जो टायर होता है, टायर में ऐसे कटा कटा हिस्सा रहता है। मान ले टायर कटा हुआ 4-5, उसे क्या कहा जाता है, ग्रूव्स रहता है। तो हम क्या एक टायर को 4 पार्ट में स्प्लिट करके कंप्यूटेशन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर 4 टायर है तो हम लोग 4 अलग अलग हिस्से में नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर नहीं करते, सीधे एक ही बार में एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। रोड का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द कार एक ही कंसीडर करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग एक ही नॉर्मल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे इसे, टोटल नॉर्मल रिएक्शन बाय द प्लैंक ऑन दिस सिलेंडर, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सो देखिए ये सारे फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब चूंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट करना ही, अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इसे खींचेंगे, ये जस्ट घूमते रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रिक्शन ही तो है जिसके कारण ये घूमेगा तो रोल करके आगे बढ़ेगा, फ्रिक्शन ही तो उसे पुश करेगा। सो यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर लेट्स से कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन चूंकि ये रोल कर रहा है कांटेक्ट पॉइंट में, देखिए कांटेक्ट पॉइंट में इस तरह से रोल करने का टेंडेंसी है, तो रिलेटिव मोशन जो है इस बॉडी का इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस सिलेंडर को इस डायरेक्शन में धकेलेगा। सिलेंडर ऐसे स्लाइड कर रहा है यहाँ पर ऐसे, तो इस कांटेक्ट पॉइंट में फ्रिक्शन जो है उसे अपोज करेगा उसके मोशन को, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में उसे पुश करेगा। लेट अस से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन का, हम लोग इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे कि अगर एक फोर्स F लगा हो इसमें इतना ताकि ये स्लाइड ना करे, तो फिर एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना होगा, वो फोर्स एग्जैक्टली उस फोर्स के साथ उस एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग पहले कंप्यूट करेंगे। उसके बाद हम लोग वो स्पेशल सिनेरियो कि F मैक्सिमम कितना होगा उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। रीज़न बीइंग कि उस समय जब फोर्स मैक्सिमम होगा उस समय फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और उस समय हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स जो बनेगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, उस समय हम उसे पुट करेंगे। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या है, वो एडजस्टेबल होता है। अगर आप यहाँ पर कम फोर्स लगाए, इसमें दबाव कम हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर इसे रोल करके आगे बढ़ना हो तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को इतना सफिशिएंटली एडजस्ट करके रखेगा ताकि वो जो काम होने वाला है वो हो। अगर आप उसे और ज़्यादा पुश करते हैं, पुल करते हैं नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस हिसाब से बढ़ते जाएगा। जैसा ज़रूरत है वो अपने आप को एडजस्ट करके रखता है। इन द मैक्स सिनेरियो, मैक्सिमम सिनेरियो में वो अपने बिल्कुल टॉप लिमिट में, अपर लिमिट में चला जाएगा, जिसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। आई नो आपको पता है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ एवरीवन कुछ चीज़ें बार बार बोलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर सारे फोर्सेस का कंप्यूटेशन हो गया या कंसीडरेशन हो गया।
अब आप जो पुल करेंगे इसके कारण ये इस तरह से घूमेगा, घूमने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्रिएट होगा जो कि इसे पुश करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा। लेट अस से दैट एक्सीलरेशन इज ए, और इसमें एक अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लीनियर मोशन वाला कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। जो इक्वेशन बनेगा ड्यू टू लीनियर मोशन या फॉर लीनियर मोशन, उस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बॉडी को अगर ए एक्सीलरेशन मिल रहा है उस तरफ, अगर इसे ए एक्सीलरेशन उस तरफ मिल रहा है, दैट मीन उस तरफ इसे कोई ना कोई फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। और वो फोर्स कौन है? एकमात्र फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स F सब F के कारण m मास के बॉडी में ए एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन हो गया। अब आप देखें, ये तो लीनियर मोशन वाला इक्वेशन हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स हो रहा है mgF, वो नॉर्मल रिएक्शन उसे कैंसिल करेगा। आप कह सकते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, इन फ्यूचर कभी काम आएगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्स विच इज n, नॉर्मल रिएक्शन, सब कैंसिल हो जाना चाहिए, जोड़ने से जीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन है नहीं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि mg प्लस f इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। ठीक, ये तो लीनियर मोशन वाला सारा इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इसका जो रोटेशनल मोशन होगा उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट मीन इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लग रहा है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। वो टॉर्क होगा कितना? किस किस फोर्स के कारण टॉर्क बनेगा? सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, नॉर्मल रिएक्शन और mg इसी पे लग रहा है, इसी बॉडी पे। इन दोनों को अगर आप प्रोसीड करें या फिर आप ऐसे भी देखें तो आप पाएंगे ये जो सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से इन फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। आप इसे प्रोसीड करके आगे ले जाएं और सेंटर ऑफ मास से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करें तो देखेंगे आप वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, आप ड्रॉप ही नहीं कर पाएंगे परपेंडिकुलर, बिकॉज ये जो लाइन है, ये लाइन सेंटर ऑफ मास से पार हो रहा है। और mg तो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, हम मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इन दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं होगा, इस F फोर्स के कारण टॉर्क होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण टॉर्क होगा, बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस दूर है परपेंडिकुलरली। उसी तरह से ये F फोर्स भी r डिस्टेंस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इन दोनों के कारण टॉर्क बनेगा। अब देखिए, जब आप खींचते हैं तो प्रैक्टिकली सोचे क्या पाएंगे आप? इसे किधर रोटेट होते हुए पाएंगे? इधर रोटेट होते हुए, यानी इधर रोटेशन का हमें टॉर्क पता करना है। सो इस रोटेशन के लिए ये टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क क्रिएट करेगा। ये देखें, इस डायरेक्शन में फोर्स है यानी ऐसे घुमाएगा ये। फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है उसे कंप्यूट करने के लिए, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए हमें टॉर्क देखना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही। अब यहाँ पर हम ये पाते हैं कि अल्फा के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो फायदा ये है कि अल्फा से हम लोग ए पहुँच सकते हैं, अल्फा से ए पहुँच सकते हैं, बिकॉज अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ए। ये तो आप जानते ही हैं, अल्फा इंटू आर यानी रेडियस दैट इज इक्वल टू ए। क्योंकि ये जब इस तरह से रोल करते हुए आगे बढ़ेगा तो लेट अस से यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लेंथ s है, तो जब ये थीटा एंगल घूम जाएगा तो ये कितना आगे बढ़ेगा? s डिस्टेंस आगे बढ़ेगा।
तो यहाँ से इस रिलेशन से हम कह सकते हैं बॉडी एस डिस्टेंस आगे बढ़ने के लिए थीटा एंगल रोटेट करना होगा, तो r इंटू थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा मिलेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा लीनियर एक्सेलरेशन इंटू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आई नो ये सब आपको पता है, फिर भी ओके। सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन पहुँच सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है एफ एफ, हमें नहीं पता कितना है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये अपने मैक्सिमम अपना लिमिट तक पहुंचा हुआ है। हम तो आर्बिट्रेरी एक फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स अभी नहीं लगा रहे हैं। जब मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे उस समय फ्रिक्शनल फोर्स हम कंप्यूट कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। अभी हम कह ही नहीं सकते हैं एफ एफ कितना होगा। एफ एफ अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करेगा, उस सफिशिएंट अमाउंट में एडजस्ट करेगा ताकि उससे बना हुआ जो टॉर्क है या टॉर्क में इसका जो रोल है उसके कारण उतना ही टॉर्क बने, जिसके कारण कि इतना सफिशिएंट एंगुलर एक्सेलरेशन बने, जिसके कारण ठीक उतना लीनियर एक्सेलरेशन बने, जिसे कि ये बना सकता है फ्रिक्शनल फोर्स। वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। सो अभी हमें यहाँ इसे कैलकुलेट करना है। सो इस टॉर्क को अगर देखा जाए, हमें अल्टीमेटली इसे कैलकुलेट करना है। अगर टॉर्क को देखा जाए तो आप ये पाएंगे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है ये एफ, जो कि आर डिस्टेंस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सो आर एफ, और ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है जो कि आर डिस्टेंस दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एफ एफ, सो माइनस आर एफ सब एफ। सो ये टॉर्क हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे डिवाइड कर दे तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आर कॉमन ले लेता हूँ, एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। ये आर इसे कैंसिल कर देगा, ये हाफ का 2 इधर लेके चले जाए। चलिए मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, 2f माइनस एफ एफ डिवाइडेड बाय एम आर। अब अल्फा के साथ आर मल्टीप्लाई करें तो ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर एंड दैट इज इक्वल टू, हमें ए तक पहुंचना है ना, तब यहाँ पर इस इक्वेशन से इसे गायब करेंगे हम लोग। सो अल्फा आर इज इक्वल टू, इसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दे, 2f माइनस एफ एफ, एफ एफ इज इक्वल टू एम आर, तो चला जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ से आप देखिए, अगर मैं m को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, और उसे इससे सब्सटीट्यूट करके इसका एक वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। फिर आगे उसका वैल्यू अगर पता हो तो हम लोग f और a का वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम इस m को इधर ले आते हैं, एम ए विच इज़ एफ एफ, which is, this is frictional force, that is equal to 2f minus 2 into frictional force. This ma is ff, frictional force. अब देखिए इसे इस साइड में लेके आ जाए तो आपको 3 इंटू फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, दैट इज 2 इंटू एफ, ये इधर आ गया। सो अब यहाँ से आगे हम लोग कह सकते हैं कि एफ एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एफ, एफ एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एफ, यानी कि जहाँ जहाँ ये इंटरमीडिएट टर्म अपीयर कर रहा है वहाँ हम इसे इससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यानी यहाँ इस केस में हम कह सकते हैं बॉडी का एक्सीलरेशन पता करने के लिए इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी का एक्सीलरेशन एज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ एफ डिवाइडेड बाय सब एफ, ठीक से लिख दूँ, डिवाइडेड बाय एम। ये रिलेशन तो पहले ही हमने देखा।
सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई m. सो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3f, ये तो ff हो गया, डिवाइडेड बाई m. तो ये जो है दिस इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन होगा. आप कोई भी आर्बिट्री फोर्स f यहाँ पर अप्लाई करें, एक्सेलरेशन इतना होगा, उस फोर्स पे डिपेंड करेगा वो एक्सेलरेशन. हमसे सवाल में ये पूछा गया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, या फिर कहें मैक्सिमम फोर्स हम कितना लगा सकते हैं ताकि ये जो है ये स्लाइड ना करे. तो मैक्स केस में क्या होगा, मैक्सिमम वाले केस में क्या होगा कि एफ के पास तो एक कैपेसिटी है, मैक्सिमम होने का एक कैपेसिटी है. यहां से देखें, इस रिलेशन को देखें, एफ जो है आर्बिट्ररीली कितना भी बड़ा नहीं हो सकता है, वो अपने आप को भले कितना भी एडजस्ट करने की काबिलियत रखे, लेकिन उसका भी एक अपर लिमिट है, एफ का एक अपर लिमिट है. सो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो अपर लिमिट है, हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू K इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. और हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या देखा था, F माइनस F प्लस mg, नॉर्मल रिएक्शन मैग्नीट्यूड के हिसाब से F प्लस mg के बराबर होगा. सो FF K F प्लस K mg, दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स इससे छोटा या इसके बराबर होगा. इन द एक्सट्रीम केस जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, F जब मैक्सिमम होगा, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम लिमिट में रहेगा. यानी उस समय when फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मैक्स, इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंटली बढ़ नहीं पाएगा. फोर्स लगाने के कारण टॉर्क बढ़ जाएगा, जिसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा. लेकिन उस एंगुलर एक्सेलरेशन और इस ए को, लीनियर एक्सेलरेशन को मैच करने के लिए, बिना स्लाइड आगे बढ़ने के लिए रिलेशन होना चाहिए अल्फा आर इज इक्वल टू ए, या फिर अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर. लेकिन आप बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज टॉर्क बढ़ जाएगा. लेकिन ए क्रिएट करने के लिए, उसके रिलेशन में ए क्रिएट करने के लिए एफ जो है अपने मैक्सिमम लिमिट को पार नहीं कर पाएगा. उसका मैक्सिमम लिमिट है ना, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, वहां वो रुक जाएगा, वही मैक्सिमम होगा उसका फोर्स, ये वाला फोर्स. सो ये ए क्रिएट नहीं हो पाएगा सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन ये अल्फा क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए एक ही जगह पे वो रोल कर जाएगा, या फिर स्लाइड करते करते आगे बढ़ेगा, वो स्लाइड कर जाएगा इस तरह से और करते हुए आगे बढ़ेगा. सो व्हेन f इज इक्वल टू एफ मैक्स, उस समय ff जो है अपने मैक्सिमम एबिलिटी में रहेगा, kf या मैक्सिमम लिमिट में रहेगा kmg. ओके, अब इस वैल्यू को हमें यहां पर पुट करना होगा. ये f मैक्स कर दूं मैं, m लिख देता हूं मैक्स के जगह. सो यहां से हम लोग रिलेशन ये बना सकते हैं, यहां से हम लोग रिलेशन ये बना सकते हैं कि उस समय जब ये मैक्सिमम होगा, उस समय जो है, हाँ, ये वाला रिलेशन अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि के एफ मैक्स प्लस के एम जी विच इज एफ एफ फॉर के मैक्सिमम एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एफ मैक्स. तो यहाँ से आगे हम कह सकते हैं 3 को इस तरफ ले आते हैं, 3 के एफ मैक्स प्लस 3 के एम जी इज इक्वल टू 2 एफ मैक्स. और फिर इसे इस तरफ, उसे इस तरफ ले जाएं, या फिर आप इसे इस तरफ ले आते हैं तो 3 के एफ मैक्स माइनस 2 एफ मैक्स इज इक्वल टू 3 के एम जी. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एफ एम को कॉमन आउट करने के बाद
सो एफ सब एम मैक्सिमम फोर्स, उसे कॉमन आउट कर ले और इसे आप न्यूमरेटर में पाएंगे 3K mg डिवाइडेड बाय 3K mg, ये डिवाइडेड बाय 3K माइनस 2, 3K माइनस 2, 3K माइनस 2। ओके, सो ये मैक्सिमम फोर्स हम ये अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये स्लाइड कर जाएगा। तो इस केस में जब मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से एक्सीलरेशन भी पता कर सकते हैं, मैक्स एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 एफ डिवाइडेड बाई एम, एफ के जगह ये वैल्यू एफ मैक्स। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 2 आ जाएगा, के एम जी आ जाएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ और m के साथ 3K माइनस 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, उस फोर्स के कारण बना एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे कि फोर्स अगर इस तरह से स्लैंट लगे, वर्टिकली ना लगे, इस तरह से स्लैंट लगे तो फिर क्या सिचुएशन बन सकता है। यहाँ पर आप देखिए बाकी चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये जो थ्रेड है इसका फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है इस सिलेंडर के साथ, ये जो इस तरह से जा रहा सिलेंडर को छूने, यहाँ पर उसका कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ सेंटर है तो यहाँ पर इसका कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ पर लेट अस से द एंगल इट इज़ मेकिंग इज थीटा, यहाँ पर भी हम थीटा ही लिख देते हैं और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऊपर की तरफ। देखिए मैं एक ही कैलकुलेट करूँगा, मैं कोई एक लेके चलूँगा, बाकी आप समझ जाएंगे क्या करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सो मैं इसे लेके चलूँ, इसी को लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि जब आप टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक पिछले केस में जितना टॉर्क बना था यहाँ पर भी उतना ही टॉर्क बनेगा। यहाँ पर भी आप देखें फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन वैल्यू बदल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, लेकिन सिंबल के हिसाब से जो इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेम नहीं होगा पिछले केस की तरह। यहाँ पर लेट अस से फ्रिक्शनल फोर्स हम नाम वही देते हैं एफ सब एफ फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन पिछले केस में जितना था अब बदल जाएगा, क्योंकि अब ये फोर्स वर्टिकली नहीं लग रहा तो इसका पूरा असर नीचे की तरफ नहीं होगा, इसका कुछ असर इधर भी होगा जो कि इसे हेल्प करेगा एक्सीलरेशन को क्रिएट करने के लिए। इधर जो बनेगा वो हेल्प करेगा एक्सीलरेशन को क्रिएट करने के लिए, तो इसे उतना बनने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब यहाँ पर जब हम टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्टली सेम है, एफ एफ आर डिस्टेंस दूर है, ये फोर्स अब भी आर डिस्टेंस दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ का आर ही है। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था अल्फ़ा का वैल्यू हमें वही मिलेगा और एक्सीलरेशन अल्फ़ा के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन हम लोगों ने पता किया था वो बनना यही चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करके देख लेता हूँ। फोर्स टॉर्क जो है, टॉर्क उतना ही बनेगा, टॉर्क में कोई अंतर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट में बनेगा, तो अल्फ़ा भी वही रह जाएगा और अल्फ़ा इंटू आर जो है जो कि एक्सीलरेशन को बना रहा वो भी उतना ही रह जाएगा। ठीक है, सो इस पार्ट को, ये पार्ट मुझे चाहिए, ये पार्ट मुझे चाहिए। तो एक्सीलरेशन रोटेशन के हिसाब से देखा जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन के पर्सपेक्ट में देखा जाए तो एक्सीलरेशन का जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो फोर्स है
जो फोर्स आप F फोर्स जो लगा रहे हैं, उस फोर्स को अगर हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर ले, एक तो इधर इसका कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा इसका, तो आप ये पाते हैं कि आप ये पाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ओके लाइट कलर थोड़ा, हाँ, आप यहाँ पर ये पाएंगे कि अब की बार ये एक्सीलरेशन, अगर लीनियर मोशन को कंसीडर किया जाए, अब की बार इस एक्सीलरेशन को क्रिएट करने के लिए एफ तो मौजूद है ही, साथ ही साथ ये वाला कंपोनेंट भी मौजूद है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, जब रिजॉल्व करेंगे हम इसे, तो ये इसका साइन कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो दिस फोर्स इज एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। और कोसाइन ऑफ थीटा क्या करेगा? कोसाइन ऑफ थीटा डाउनवर्ड, एफ का कोसाइन कंपोनेंट इसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश करेगा। तो अगर कभी आपको इस तरह के सिनेरियो में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत हो, तो उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आप यहाँ पर आप फ्रिक्शनल फोर्स में पहुंचेंगे, वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन में इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट कर जाएगा। यहाँ इस प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम को हम अभी ले रहे हैं, इस प्रॉब्लम में उसकी ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है कि फोर्स अगर थीटा एंगल बनाए एफ फोर्स वर्टिकल के साथ, तो फिर इसमें एक्सीलरेशन कितना बनेगा, प्रोवाइडेड दैट ये स्लाइड न कर रहा हो। दैट मीन ये एडजस्टेबल है, मैक्सिमम लिमिट को छुआ नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, मैक्सिमम लिमिट को जब छुआ नहीं है तो हम पता ही नहीं कर सकते ये कितना होगा। बाय द फॉर्मूला कि नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इससे हम पता नहीं कर सकते वो क्या होगा। हम दूसरे तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे पिछले केस में हम लोगों ने किया था, दूसरे तरीके से हम इसके लिए रिलेशन बना सकते हैं। इस केस में हम लोगों ने रिलेशन बनाया था ना घूम फिर के, कि एफ एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एफ, जब एफ गिवन हो कि इतना फोर्स से खींचा जा रहा, तो एफ एफ इज दैट। लेकिन जब ये कहा गया ये फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, तब हमने एफ एफ को ये वैल्यू असाइन किया, क्योंकि तब एफ एफ अपने मैक्सिमम लिमिट को टच करेगा, उससे पहले नहीं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर केस ऐसा हो तो आप ये पाएंगे इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा, और एफ एफ चूंकि इस तरफ है, तो इस बार जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, उस एक्सीलरेशन में कंट्रीब्यूशन आप ये पाएंगे, दिस इज एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। इसके कंट्रीब्यूशन में आप पाएंगे कि रेस्पॉन्सिबल फोर्स होगा एफ एफ माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, और इस केस में आप पाएंगे एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एफ एफ प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, बस यही अंतर है। और अगर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट को आपको देखना है फ्रिक्शन का, तो फिर यहाँ पर भी वो जो कोसाइन कंपोनेंट है डाउनवर्ड ही काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर कोसाइन कंपोनेंट एफ का डाउनवर्ड काम कर रहा है। सो अब इसे मिटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है, सेम तरीका है, सिर्फ प्लस और माइनस। तो यहाँ पर अभी हम लोग कहेंगे, यहाँ से तो ये कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि m इंटू ए इज इक्वल टू 2f माइनस 2ff, यहाँ से कह सकते हैं। लेकिन दूसरे नज़रिए से, लीनियर मोशन के नज़रिए से हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, लीनियर मोशन के नज़रिए से मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स इज एफ एफ प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो आप ये पाते हैं कि दिस वन एफ एफ प्लस एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2f माइनस 2ff, ठीक है। अगर इसे हम कंप्यूट कर लिया हम लोगों ने, ff का वैल्यू अगर कंप्यूट कर लिया, तो हम यहाँ पर ff के वैल्यू पुट करके एक्सीलरेशन का वैल्यू पता कर सकते हैं, यहाँ पर ff का वैल्यू पुट करके एक्सीलरेशन का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ff के लिए इसे इस तरफ ले आना होगा, इन द सेम वे हमें 3ff मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2f के जगह 2f माइनस एफ साइन ऑफ थीटा मिलेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ एफ जो है दैट इज इक्वल टू, ओके हाँ,
दैट इज इक्वल टू 2f, f को कॉमन ले लें, f कॉमन डिवाइडेड बाई 3 2 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये हमें मिल गया f, जिसे कि हम सही जगह पे सब्स्टिट्यूट करके हम एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। सही जगह कौन सा होगा? आप चाहे तो इसे चूज करें, आप चाहे तो इसे चूज करें। चलिए मैं इसे चूज कर लेता हूँ। सो अगर इसे मैं चूज करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ma इज इक्वल टू 2f माइनस 2ff, और 2ff के जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं, 2ff के जगह पे ये पुट कर सकते हैं। सो ये 2 यहाँ पर और ff के जगह पे ये, सो f 2 माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 3 ff हो गया। तो अब मैं कहूँगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6f, ये 3 डिनोमिनेटर में रहा, ये डिनोमिनेटर में रहा, माइनस ये 2f इंटू 2, ये इंटू है ना, ठीक है, 2 इंटू 2f इज इक्वल टू 4f, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2f साइन ऑफ थीटा, ब्रैकेट में झूठ मूठ का घुसेड़ दिया था मैंने, ठीक है, ओके। सो ये 3 इधर लेके आ जाते हैं, नहीं वैसे तो हमें a चाहिए होगा, a, तो हम कहेंगे कि a, इसी को तो पता कर रहे थे हम लोग, m को इधर भेज दे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2f, तो 2f को कॉमन ले ले, यहाँ से 1, ये हो जाएगा ना, ये 2f हो जाएगा, 2f को कॉमन ले लिया, यहाँ से 1, और यहाँ से प्लस साइन ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू एम, सो 3 इंटू एम। तो ये जो है ये हमें मिलेगा एक्सीलरेशन कब? जब F फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो बॉडी पे, जब F फोर्स इस स्ट्रिंग पे, थ्रेड पे अप्लाई किया जा रहा हो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल में उस समय। और यहाँ पर देखें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर नहीं कर रहा है, बिकॉज वो अपने मैक्सिमम लिमिट में है नहीं, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई रोल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का, एरोडोव का जो सोल्यूशन है उसे जो हम लोग कर रहे हैं, उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे।